नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां पंचायत चुनाव में हिंसा, मारपीट, अपहरण और गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बहराइच में एक महिला बीडीसी मेंबर के अपहरण के दौरान उसके जेठ की हत्या कर दी। लखीमपुर में सपा की एक महिला प्रस्तावक की साड़ी खींचने के मामले में एक शख्स गिरफ्तार हुआ और पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर तीखे हमले किए हैं। देखिए कमाल खान की ये रिपोर्ट। ये तस्वीर मुद्दतों दिल दहलाती रहेगी। लखीमपुर में एक औरत की इज्जत उतारी जा रही है। ये अनीता यादव हैं, जो सपा की रितु सिंह की प्रस्तावक थीं। दिन दहाड़े इन्हें द्रौपदी बनाने की कोशिश हो रही है ताकि ये उनके नाम का प्रस्ताव ना कर पाएं। और रितु सिंह का पर्चा तो नामांकन कक्ष में जिन्होंने छीना, उनमें एक बड़े हिंदी अखबार का रिपोर्टर भी था। उस पर उम्मीदवार की साड़ी खींचने का भी आरोप है। इसमें एक शख्स पकड़ा गया है और 6 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एक नामजद अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। बहराइच के दीनापुरवा गांव में मायाराम की हत्या पे मातम है। उनके भाई की पत्नी जदुराई बीडीसी मेंबर हैं। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार सरिता यज्ञ सैनी के पति उन्हें किडनैप करने आए। मायाराम के विरोध करने पे उन्हें मार डाला। 2 गाड़ी रोड पर खड़ी थी और आदमी आए हैं तो पकड़ लिए ना, यही जबरदस्ती बैठावत रहे। वो नहीं बैठे तो बस बंदूक ले रहा हुआ है, कुंदा से 3-4 कुंदा मार दिए, बस तुरंत दम टूट गया उनका। अच्छा। तुरंत के तुरंत मर गए। संत कबीर नगर में पुलिस गाड़ियों से नाराज दिखी। सपा का आरोप है कि उनके उम्मीदवार को पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मारा और गाड़ियां तोड़ी। और आज लखनऊ के एक होटल से इसी इलाके के बीडीसी सदस्यों ने एक वीडियो वायरल किया कि वे किडनैप कर लिए गए हैं, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वे लापता थे। ब्लाक संत कबीर नगर जिले से हैं। हम लोग बीडीसी हैं। 30-35 लोग हम लोग हैं। हम लोग के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। हम लोग खेत में थे, हम लोग खेत से किडनैप कर लिया गया। हम लोग को लाके लखनऊ होटल प्लाजा रॉयल में रखा गया है। हम लोग को हमारे साथ बहुत बुरी व्यवहार हो रही है। सब लोग हमको न खाने दे रहे हैं, न पीने दे रहे हैं। हमारे लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। एटा में दीवार फांदकर नामांकन केंद्र में कूदने वाले बीजेपी एमएलए वीरेंद्र लोधी का वीडियो वायरल है। यहां जमकर पथराव हुआ। पथराव में आज तक के पत्रकार देवेश पाल घायल हो गए। उन्होंने पुलिस को अपनी तहरीर में बीजेपी एमएलए का नाम लिखा था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर से निकाल दिया। यहीं समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार गुड्डो देवी का पर्चा छीन लिया गया। आपका पर्चा कहाँ है? पर्चा धीमान जी ले लिया, धीमान जी पे से लूट ले गए वो पल्ली पार्टी के। कौन सी पल्ली पार्टी की? लोधी का नाम जी का राजू है, रवि यादव। अच्छा, रवि वर्मा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत में हुई हिंसा के लिए सरकार पे हमला बोला। जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। पंचायत चुनाव दिन ब दिन ज्यादा विकृत होते जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है इन चुनावों में वो लोकतंत्र में कतई नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। इसमें जल्द रिफॉर्म की जरूरत है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के ही चंदौली जिले के बरथरा गांव में खेत की मेड़ को लेकर अनुसूचित जाति और स्वर्णों में विवाद हुआ। स्वर्णों के दबंगों ने अनुसूचित जाति वालों की बस्ती में जमकर तांडव किया। इसका किसी ने वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। पीड़ितों की तहरीर पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 4 लोग गिरफ्तार किए गए।
यह जलती हुई झोपड़ी चंदौली जिले के बरथरा गांव की अनुसूचित जाति के लोगों की है। झोपड़ी में आग किसी अचानक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि गांव के ही कुछ दबंग सवर्णों ने एक अनुसूचित जाति के बच्चे की उनकी बनाई खेत के मेढ़ पर चलने की मामूली सी बात पर लगाई है। दबंगई इतनी कि उनके आगे बेबस लोगों की सिर्फ सिसकियां निकलती रहीं। मेढ़ पर चलने पर अनुसूचित जाति के बच्चे से जो विवाद हुआ, उसका गुस्सा इतना था कि झोपड़ी में लगी साग की ऊंची ऊंची उठती लपटों के बाद भी शांत नहीं हुआ। यह तस्वीरें बताती हैं कि दबंग हाथ में लाठी लेकर इत्मीनान से वहां तांडव करते रहे और जो भी बोलता उसे धमकाने लगते। इस पूरी घटना का बस्ती के ही कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और उसने मुकदमा दर्ज किया। ये ग्राम बरथरा थाना चंदौली का मामला है। बैजंती देवी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि मेढ़ पर आने जाने के विवाद को लेकर के उसके बेटे को और उसके परिवार वालों को मारा पीटा गया है और उसके घर में मड़ही में आग लगा दी गई है। उसने बिट्टू सिंह आदि 6 लोगों के विरुद्ध नामजद प्रार्थना पत्र दिया है। उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चंदौली पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उनमें से नितेश, रोहित, आनंद, अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बरथरा गांव में खेत की मेढ़ को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों और छत्रियों के बीच का है। घटना के बाद से गांव में तनाव है। अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार से न्याय के साथ सुरक्षा की दरकार है। अनुसूचित जाति वालों की बस्ती में दबंगों ने एक घटना को अंजाम दिया, उस पर एफआईआर दर्ज हुई, लिहाजा पुलिस तो अब अपना काम करेगी ही, लेकिन जिस मामूली विवाद पर किसी के रिहायशी घर में आग लगा दी गई, उसकी ऊंची ऊंची उठती लपटें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई जलते सवाल खड़े कर रही है। अब सरकार इसे कैसे बुझाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चंदौली से संतोष जायसवाल के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। फरीदाबाद के खोरी गांव में आज अतिक्रमण हटाने का काम फिर शुरू हो गया। ये अरावली के जंगलों की जमीन थी जिसे गरीबों को बेचा गया और अब वहां से उन्हें हटाना पड़ रहा है। लेकिन खोरी गांव के लोग अब पूछ रहे हैं कि गांव से सटे कई होटल और अमीरों के फार्म हाउस बने हैं, उन्हें क्यों नहीं गिराया जा रहा है। खोरी गांव के बसने और अब उजड़ने पर देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। फरीदाबाद के खोरी गांव में बने अवैध मकानों को शुक्रवार से हटाने का काम फिर से शुरू हो गया। जमीन पर पुलिस, पैरामिलिट्री और आसमान में ड्रोन की निगरानी में दर्जन भर से ज्यादा बुलडोजर मकान गिराने में लगे हैं। अनहोनी की आशंका के चलते मीडिया को भी अंदर जाने की मनाही है। जिनके घर पर शुक्रवार सुबह तक छत थी, अब इस कड़ी धूप में कोई मेज के नीचे तो कोई छाते के सहारे धूप में बैठा है। पास की कोठियों में घरेलू काम करने वाली रेखा का 15 साल पुराना घर मलबे में तब्दील हो चुका है। छोटे बच्चों को लेकर अब वो कहां जाएं, इसी उधेड़बुन में वो मेज के नीचे बैठी हैं। कब बना था आपका मकान? 6 साल पहले बनाया था। खरीदा था आपने यहाँ पे जमीन? 15 साल हो गए। अच्छा, तो आपको किसी ने बताया नहीं था कि यहाँ पर चूंकि अरावली का जंगल है, यहाँ पे जमीन नहीं खरीदनी? बताया नहीं किसी ने। अच्छा, तो कितने का खरीदा था आपने जमीन यहाँ? 2 लाख में। 60 साल की बुजुर्ग यशोदा का घर भी गिर चुका है। मकान के मलबे से संदूक और काम की चीजें खोज रही हैं। बड़ी मशक्कत के बाद अब गृहस्थी के नाम पर कुछ बर्तन और छोटा सिलेंडर मिला है, जिसे सुरक्षित रखने जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? घर भाई तोड़ दिया, अब कहाँ पर कहूँ जाएंगे, कहूँ रहेंगे, क्या करेंगे।
अच्छा, तो तोड़ दिया? आज सुबह तोड़ा है? सुबह तोड़ा है, हमको पता नहीं, हम चले गए पर अब ले भी आए सामान। ये सामान यही बचा है? हाँ, ये बचा, सब भर लिया, सब पुलिस वालों ने भरवा दिया। अच्छा, हाँ। तो कहाँ लेकर जा रहे हो आप लोग? अब जा रहे हैं, नीचे लेके जाएंगे, देखेंगे कपड़ा फपड़ा। अच्छा। यही हमें सत्य प्रकाश मिले जो एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हैं और इस इलाके का सर्वे कर चुके हैं। वो सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार को बयां कर रहे हैं। सर, यहाँ पे जो बिजली आई है, बिजली डिपार्टमेंट के एससी साहब, एक्शन साहब और एसडीओ साहब की मिली भगत से यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसफार्म लगाया गया लोगों के लिए, और उससे भूमाफिया के जो लोग थे उन्होंने प्राइवेट बिजली यहाँ पे पहुंचाई। प्रति घर से 600 रुपये लिया गया। अच्छा, तो सरकारी जो कनेक्शन है वो घरों में नहीं लगा हुआ है? आप लोगों के घर में सरकारी कनेक्शन नहीं लगा? नहीं, सरकारी कनेक्शन नहीं था सर। छोटा मीटर लगाया था, उससे 5000 रुपए में सरकारी मीटर छोटा सा लगवाया। फिर इसके बाद 700 रुपए महीना लिया हमसे। और कोई बिजली का बिल नहीं आता था? नहीं, कोई बिल नहीं आया सरकारी। बिजली विभाग की नाक के नीचे 10,000 मकानों में एक में भी आपको सरकारी बिजली का बिल यहाँ पर आता नहीं दिखेगा, क्योंकि बिजली विभाग की भी इसमें मिली भगत रहती थी। बड़े बड़े लोगों के होटल, फार्म हाउस यहाँ पे बने हुए हैं, एक भी गिराने के लिए ऑर्डर नहीं है, ना ही कोई नगर निगम या फिर पुलिस आयुक्त, कोई भी इनको नोटिस तक नहीं देते हैं सर। खैर, गरीबों को घर का सपना दिखाकर लाखों हड़प लेने का खोरी गांव इकलौता उदाहरण नहीं है, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण अरावली की पहाड़ियां तभी बचेगी जब लालची नेता, भ्रष्ट विभाग और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी, वरना ऐसे खोरी गांव में मकान बनाकर गरीब लुटता रहेगा। खोरी गांव से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा न कराने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। अभी देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर भी नहीं पाया है, मगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू करने का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार की दुविधा बढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ ने खुद उत्तराखंड के सीएम धामी से इस विषय पर बात की है। योगी आदित्यनाथ के फोन के बाद उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा न करवाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि 25 जुलाई से यूपी में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे पिछले साल कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया था। कुंभ को लेकर काफी आलोचना झेलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि वो इस बार कांवड़ यात्रा नहीं कराएंगे, लेकिन अब लगता है कि फैसला बदलने की तैयारी है। जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा चूंकि अनेकों राज्यों का उसमें जो है एक साथ होता है कि एक राज्य की यात्रा नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश का भी मामला है, हरियाणा का भी है और दिल्ली का भी है, तो हम उन राज्यों से भी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसको निर्णय करेंगे। जबकि 3 दिन पहले उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा था कि इस साल कोविड के चलते कांवड़ यात्रा नहीं कराई जाएगी। ये तस्वीरें मार्च और अप्रैल महीने में हुए कुंभ की हैं, जो तमाम आलोचनाओं के बाद भी कराया गया था। न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न मास्क लगाए लोग। परिणाम ये हुआ कि पूरा कुंभ कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। कई साधुओं और सैकड़ों लोगों ने अपनी कोरोना से जान गंवाई। कुंभ में आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया था, जिसमें बाद में जांच में पाया गया कि हजारों रिपोर्ट फर्जी हैं। 15 मार्च को कोरोना के 26,991 नए मामले सामने आए थे, जो 15 अप्रैल को बढ़कर 2,739 हो गए थे। कुंभ के अंत तक देश भर में रोजाना आने वाले मामले 4 लाख के करीब पहुंच गए थे। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने ऐसी तस्वीरों के बारे में बात करते हुए नए कैबिनेट मंत्रियों से कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर अब भी खत्म नहीं हुई है और एक गलती कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार यूपी और उत्तराखंड सरकार को कांवड़ यात्रा कराने से रोकेगा। जरा उनका जवाब सुनिए। तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में भी एक बार कहा था कि जान भी जहान भी, तो उन दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे बढ़ना है। आप देख रहे हैं कि अब हर स्टेट पर, हर लेवल पर रेस्ट्रिक्शन में थोड़ी इजी किया जा रहा है। उस समय पर बहुत जरूरी है कि जब हम इस कंपोनेंट में बात करें कि एक तरफ इकोनॉमी चले, एक तरफ हम अपनी रेगुलर लाइफ को सुचारू रूप से चलाएं और रेस्ट्रिक्शन से बचें, और रेस्ट्रिक्शन में जो रिलैक्सेशन आए तो जो भी कार्य किया जाए
फील्ड स्थाई पर जो भी कार्य किया जाए वह कार्य कोविड सेफ करके किया जाए, यह बहुत मुख्य हो जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में हमने उत्तर प्रदेश में ये भयावह तस्वीरें देखी हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा कराने का जोखिम लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन ये बात सरकार को समझनी होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव है और ये दोनों ही सरकारें नहीं चाहती कि पिछले साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा ना करा करके अपने कोर हिंदू वोट बैंक को नाराज किया जाए। यही वजह है कि इस साल ये कांवड़ यात्रा कराई जा रही है, लेकिन ये सवाल सरकारों को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वाकई में उनके लिए राजनीति लोगों की जिंदगी से बड़ी है। सहयोगी अशोक महाले और अक्षय डोंगरे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में तकरीबन 2 महीने के लॉकडाउन से भी लोगों ने सीख नहीं ली। बाजार में भीड़ बेकाबू है, सोशल डिस्टेंसिंग की किसी को परवाह नहीं है, मास्क ना लगाने के लोगों के कई बहाने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चेतावनी दी है कि लोग या तो खुद को संभाले, नहीं तो लॉकडाउन के लिए तैयार रहें। बाजार में बेकाबू भीड़, एक दूसरे पर गिरते लोग। जरा इन बुजुर्ग को देखिए, बगैर मास्क आराम से घूम रहे हैं, लेकिन कैमरा देखते ही उपदेश देने लगे। मास्क डेफिनेटली कंपलसरी लगाना, क्यों बोला तो कंट्रोल कैसे होता है, तो इधर रहे तो हमारे को भी सेफ्टी, सब लोगों को सेफ्टी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संक्रमण रोकने की एजेंसी की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन लोगों की लापरवाही अपनी जगह। जैसे ही लोगों की नज़र कैमरे पे पड़ती है, मार्शल्स पे पड़ती है या फिर पुलिस कर्मियों पे पड़ती है, वो मास्क लगाने की कोशिश करते हैं। जो भीड़ भाड़ इन इलाकों में दिख रही है, सिर्फ यही नहीं बल्कि बेंगलुरु के दूसरे हिस्सों में भी, उससे ऐसा लगता है कि लोग तीसरे वेव से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरह से तीसरा वेव जल्द से जल्द लाया जा सके। मार्शल लोगों को समझाकर मास्क पहनाने की कोशिश करते शहर में कहीं भी देखे जा सकते, लेकिन इस भीड़ में हर एक को समझाना नामुमकिन है। सही से नहीं लगाया, सही से लगाया, वही सही से लगा, लगो उस भी लगा, क्यों बोले तो तकलीफ होता है बहुत, मास्क छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होता है, इसलिए नीचे नहीं डालना, ऊपर ही डालना। वो सब आप जानते हो, फिर भी आधा नीचे रखो। वो थोड़ा गर्मी होता है इसलिए ठंडी के लिए लेते हैं। एक दूसरे पर गिरते पड़ते लोग, दुकानदार भी लापरवाह और खरीदार भी। जीका और डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। अगर लोग खुद को नहीं संभालेंगे तो हालात जल्द ही बिगड़ सकते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एटीएम के अलर्ट सिस्टम से कैसे पकड़ा गया चोर। सिटी सेंटर में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात मुंबई की, जहां एटीएम में फिट अलर्ट सिस्टम ने न सिर्फ चोरी की कोशिश को नाकाम कर दिया बल्कि रंगे हाथों एक चोर को पकड़वा भी दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में। मुंबई में दिंडोशी के एक एटीएम में रात के अंधेरे में चोरी के इरादे से घुसे इन युवकों को पता भी नहीं चला कि एटीएम मशीन में लगे सिस्टम ने हैदराबाद में कंपनी के कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया है। नतीजा, चोरी करने के पहले ही दिंडोशी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक को धर दबोचा। उसके मॉनिटर और उसका जो सेफ का मशीन का बैक साइड है, उसमें कुछ आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी। उसका इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कंपनी के हैदराबाद बेस ऑफिस में गया था और हमको अलर्ट किया गया था। हमारी डिटेक्शन की टीम, एपीआई इनामदार और टीम तुरंत जगह पे पहुंचे थे और उसमें से एक आरोपी को रेड हैंड पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से एक एटीएम के बाहर पहरा भी दे रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और कम्युनिकेशन के बेहतरीन तालमेल से
न सिर्फ एक बड़ी चोरी होने से बच गई, बल्कि एक आरोपी भी धरा गया। बाकी 2 आरोपी भले भागने में कामयाब हो गए, लेकिन गिरफ्तार आरोपी और सीसीटीवी तस्वीर के जरिए पुलिस ने फरार आरोपियों की भी पहचान कर ली है। तीनों ही नामजद अपराधी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो बाकियों को भी पकड़ लेगी। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।